हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी यूपी डीएलएड आपका जो थर्ड सेमेस्टर है उसका पेपर 2 यानी आपकी समावेशी शिक्षा, उसका जो है आपका कोर्स खत्म हो चुका है। तो अब आपका सीरीज स्टार्ट हुआ है। तो आपका सीरीज का ये चौथा क्लास है। बहुविकल्पी से हम लोगों ने शुरू किया है और आपका 50-50 क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आज आपकी बहुविकल्पी की लास्ट क्लास होगी, फिर कल से हम अति लघु स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 151 क्वेश्चन शुरू करेंगे। और एक चीज और है, जैसा कि मैं आपको हर एक क्लास में बताती हूँ कि आप एक बार क्या करिए कि सीरीज उठा के जब आपको क्लास कराया जा रहा है आप सीरीज उठा के साथ ही साथ पढ़ते जाइए। जो चीजें मिस्टेक है उसको सही करते जाइए, क्योंकि आपका क्या है कि सीरीज में कुछ आंसर्स गलत दिए हुए हैं, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिए। एक बार अच्छे से क्लास ले लीजिए, उसके बाद आप अपनी सीरीज से रिवाइज करिए। ठीक है, लगभग आपके पास 1 मंथ का टाइम है, तो आप इतने तक में अच्छे नंबर से पास भी हो सकते हैं और आपको चीजें नॉलेज में भी आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप सीरीज पढ़ेंगे या सीरीज से पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज नहीं होगा। नॉलेज होगा बकायदे, लेकिन आपको उसके लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। तो 151 क्वेश्चन देखेंगे। आपका जो मनोविज्ञान शाला है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपका मनोविज्ञान शाला जो है वो आपके उत्तर प्रदेश के कहाँ पे स्थित है? आपके इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। ठीक, 1947 में बना था। ये बार बार आपको बताया जाता है क्योंकि आपसे यहाँ पे अतिलघु में भी क्वेश्चन बना हुआ है और आपका बहुविकल्पीय में भी बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है। आपके जो श्रवण बाधित के प्रकार हैं उसमें जो आपके ऐसे बच्चे हैं जो गंभीर गंभीर बाधित बच्चे हैं, तो उनका जो प्रतिशत है वो आपका है 70 से 89%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है, तो आपका 90%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया। आपका जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम है वो आपका 1972 में जो है आया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसके द्वारा की गई है? जो हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि आपका जो मनोविज्ञान शाला है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है और 1947 में इसकी स्थापना की गई। तो किसके द्वारा की गई थी? तो आपका जो आचार्य नरेंद्र देव समिति है उसी के द्वारा आपका मनोविज्ञान शाला की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? यानी ऐसी अक्षमता जो जन्म के समय होती है। ठीक, आपका दृष्टि दोष, मूक बधिर और श्रवण दोष, ये सब ऐसे दोष हैं कि ये जन्म से तो होते हैं, यानी जन्म से तो हो सकते हैं, बट अगर जन्म से नहीं है तो इन फ्यूचर कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी कारण से किसी बीमारी से उनकी आंखें जो है, आंखों की जो रोशनी होती है वो चली जाती है। श्रवण दोष है, उनको कानों से सुनाई नहीं देता है या फिर उनकी आवाज चली जाती है। तो ये सब ऐसी है क्षमता है कि जो जन्मजात तो हो सकती है, बट अगर जन्मजात नहीं होती है तो इन फ्यूचर क्या होता है, कभी कभी किसी के साथ किसी दुर्घटना की वजह से ये दोष आ सकते हैं। लेकिन आपका यहाँ पे पूछा है कि जो क्या है, जन्मजात होती है, यानी जन्म के समय होती है, वो आपका मंद बुद्धि है। आपका जो मंद बुद्धि है ना, ये ऐसी क्षमता है जो जन्म के साथ होती है। ठीक, मंद बुद्धि आपका किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी दुर्घटना की वजह से नहीं होता। ये आपका इंसान का जब मतलब किसी व्यक्ति जब पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है, तो ये उसके जन्म के टाइम से ही उसकी बुद्धि जो होती है वो मंद होती है, बहुत लो होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आपकी जो मंद बुद्धि है उस वो आपकी जन्मजात होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है वो कहे जाते हैं। तो आपके जो मंद अधिगमकर्ता होते हैं जिनकी आपकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके बच्चे जो क्लास के अदर बच्चे हैं उनकी जो योग्यता है
उन बच्चों से थोड़ी सी जो कम रह जाती है तो वो बच्चे कैसे कहे जाते हैं, तो वो आपके पिछड़े बच्चे कहे जाते हैं, यानी मंद अधिगम करता, जिनकी शैक्षिक उपलब्धि क्या होती है कि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, उनको क्या कहा जाता है, आपके पिछड़े बच्चे कहे जाते हैं। ठीक, पिछड़े बच्चे आपके कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, साई जॉइंट वर्ग में कौन से बालक आते हैं, ये आपका सीटेट का क्वेश्चन है। तो आपके जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ना, वो आपके साई जॉइंट वर्ग में आते हैं, यानी आपके जो साई जॉइंट वर्ग है, इसमें क्या होता है कि आपके प्रतिभाशाली बालक आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, 159 क्वेश्चन देखेंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना, ठीक, और उन्हें बनाए रखना ये अध्ययन का केंद्र बिंदु है। अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है, तो यह कथन आपके ड्रेवर का है। किसका है, ड्रेवर का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 160 है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो आपके ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए आपकी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा श्रवण दोष, यानी जो आपके बच्चे श्रवण दोष वाले होते हैं, जिनके अंदर सुनने की क्षमता नहीं होती है, उनकी शिक्षा के लिए आपके सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। यानी आपका जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, वह किनके लिए जो है आपका लागू नहीं होता है। तो आपके निःशक्त बच्चे के लिए होता है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है, बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए होता है, लेकिन आपके 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए नहीं होता है। आपका नहीं पूछा है तो आपका नहीं वाला आंसर सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका सीटेट का ही क्वेश्चन है। आप 162 क्वेश्चन है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, यानी आपके जो बच्चे हैं, ठीक, आपके स्कूल के जो बच्चे हैं, उनके जो गार्जियन है, यानी उनके जो माता पिता हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, यानी वो अनपढ़ है, तो उनको आप कैसे अंग्रेजी सिखाएंगे। तो देखते हैं, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। सॉरी, क्वेश्चन को मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिया, फिर से देखते हैं। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को, यहाँ पे ये मतलब कि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि माता पिता अनपढ़ है, अनपढ़ माता पिता के जो बच्चे हैं, यानी जो पढ़े लिखे गार्जियन होंगे तो उनका बच्चा तो पढ़ा लिखा तो होगा ही, क्योंकि वहां का वातावरण ही ऐसा होता है। बट ऐसे पेरेंट्स जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके बच्चों को अंग्रेजी सिखाना है, तो आप कैसे सिखाएंगे उनको अंग्रेजी। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, बिल्कुल नहीं। जब उसको कुछ आता ही नहीं है तो आप उसको जब अंग्रेजी में बात करेंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा। आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, बिल्कुल नहीं। बच्चों को मजबूर करना ही नहीं है किसी चीज में भी। उसके बाद आप बच्चे को मातृभाषा बोलने से रोकेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मातृभाषा को बोलने से कहीं भी रोकना ही नहीं है, ये सब आपकी शिक्षा नीति में है। ठीक है, अगला है आपका, यही आपका सही आंसर होगा। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, यानी आप जो है बच्चे की जो मदर टंग है, यानी वहां का जो मातृभाषा है, उसकी हेल्प से आप बच्चे को अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सीटेट में आते हैं, आपकी समझ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। तो आपकी विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए वो कैसी है, अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालय में, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ। नहीं, आपका जो है विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा होनी चाहिए आपके सामान्य बालकों के साथ। समावेशी शिक्षा यही तो कहता है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी हर एक प्रकार का, यानी आपका क्या होता है, विविधता का उत्सव मनाना है ना, यानी हर एक प्रकार के बच्चे सभी एक साथ पढ़े, ताकि क्या हो कि उनके अंदर जो कमियां हैं वो चीजें को हम दूर करके उनके अंदर जो फिर मतलब आत्म
ग्लानि है या उनके अंदर जो डीमोटिवेशन टाइप की चीजें हैं, वो सब चीजें बाहर निकल आए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूटी होती है। तो आपका जो आपके आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं ना, उनका जो दृष्टि एक्यूटी होती है वो 20 बाई 70 फीट की होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसका कथन है वाणी मुखर भाषा की ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कथन किसका है, यह कथन किसका है। कथन को देख लेते हैं फिर से, कि वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। तो यह कथन आपका लाहन एवं कॉफमैन का, ठीक, कथन पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है, ये फिर कथन का ही है कि यह किसका कथन है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो कथन देखते हैं पहले, बच्चे जिनको संप्रेषण में समस्या होती है और उसका स्तर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं भी सजग होते हैं कि अपना बात कहने में असमर्थ हैं, उसकी वाणी मधुर नहीं होती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन आपके राइपर का है। अभी तक तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बने हुए हैं, जो मेन मेन कथन है एक दो कथन ही आए हुए हैं। ठीक, तो लेकिन पढ़ लेते हैं, भरोसा नहीं कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। तो पढ़ने में कुछ कम तो नहीं होगा, हालांकि नॉलेज ही बढ़ेगा, है ना। यहाँ नहीं तो सीटेट सुपर टेट टेट में काम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। यानी आपके जो अपवंचित वर्ग के बच्चे हैं उनको आपकी 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनका व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होता है कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। यानी आपसे कह रहा है कि यह किसका कथन है, समस्यात्मक बच्चों के बारे में यह कथन है कि समस्यात्मक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व, यानी उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो पर्सनालिटी है, इस सीमा तक असामान्य है। यानी उनका व्यवहार और व्यक्तित्व, बिहेवियर और पर्सनालिटी बिल्कुल सही नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि उनका घर में, विद्यालय में और समाज में अलग अलग समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो यह कथन आपके वेलेंटाइन जी का है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि है। तो आपके जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। ठीक, सामान्य बच्चों की कितनी होती है, 90 से 110। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसका कथन है, कथन पूछ रहा है, निर्देशन नव युवकों को अपने से, दूसरे से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यानी क्वेश्चन में आपको कथन पूछ रहा है, वो भी किसके बारे में है, आपके निर्देशन के बारे में है। तो यह कथन आपका स्किनर जी का है। किसका है, स्किनर जी का। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो आपके जो आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हैं उनको 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। तो यह कथन आपके कार्ल रोजर्स का है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, परामर्श में व्यक्तियों का समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। यानी परामर्श क्या होता है, आप सभी को पता है कि दो लोगों के बीच की बातें होती हैं, एक परामर्श देता है और एक परामर्श लेता है। ठीक, यानी परामर्श देने वाला परामर्शदाता होता है और परामर्श देने वाला परामर्शग्राही होता है। ठीक, तो जो आपका परामर्शग्राही होता है, परामर्श लेने वाला होता है, उसकी जो कठिनाई और समस्या होती है वो परामर्श लेने वाले के साथ डिस्कस करता है, और इस समस्या का समाधान देने के लिए वह कौन सा माध्यम जो है चुनेगा, ये पूछा जा रहा है। तो गीत के माध्यम से तो कोई समस्या हल नहीं कराई जाएगी, चित्र के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं, कहानी के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं, वार्तालाप के माध्यम से यानी बातचीत करके जो है, यानी वार्तालाप के माध्यम से परामर्श में क्या होता है कि व्यक्ति की समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 174 है।
परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपका कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद में स्थित। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सामान्य बच्चे होते हैं, तो आपके जो सामान्य बच्चे हैं वो 90 से 110 आईक्यू वाले होते हैं। सामान्य बच्चे होते हैं, उनकी आईक्यू लेवल कितनी होती है? 90 से 110 आईक्यू वाले होते हैं। क्वेश्चन अब तक ज्यादातर यही बना है, सामान्य बच्चे की आईक्यू पूछते हैं और आपके प्रतिभाशाली बच्चों की आईक्यू पूछते हैं। तो आपके जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी जो आईक्यू लेवल होती है वो 140 से अधिक होती है, चीजों को याद रखिएगा। और आपके जो सामान्य बच्चे होते हैं उनका जो आईक्यू लेवल है वो 90 से 110 होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? यानी किसने ये कहा है कि जो आपकी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? तो आपके हेविट ने बताया। ठीक, किसने? हेविट ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। यानी आपका जो परामर्श से संबंधित चीजें हैं वो जिले के लेवल पे कौन इस समिति का नेतृत्व करता है? तो कौन कर सकता है? आपका जो है ये जिला का जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है ना वो करता है। यानी आपका परामर्श से संबंधित जो जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है वो आपका जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यालय में हास्य अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है? निर्देशन एवं परामर्श। यानी आपके स्कूल में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको रोकने के लिए कौन सा उपाय सहायक है? तो आपका निर्देशन एवं परामर्श। मान लेते हैं बच्चों को कोई प्रॉब्लम है कि टीचर्स में कुछ चीजें चल रही हैं, वाद विवाद, या स्कूल की संस्था में या स्कूल का जो भी एटमॉस्फेयर है वहां पे कोई प्रॉब्लम है, तो आप निर्देशन और परामर्श के द्वारा ये चीजों को दूर कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन देखिए 18 और 22 दोनों में पूछा हुआ है। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है, निर्देशन और परामर्श दोनों के द्वारा बताया जा सकता है कि क्या करने योग्य है और क्या करने न योग्य है। ठीक, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? स हो जाएगा कि क्या करने योग्य है और क्या करने न योग्य है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर होता है। यानी आपके जो पूर्ण तरह से आपके नहीं सुन सकते हैं उनका जो डेसिबल स्तर होता है वो 90 से 110 डेसिबल तक होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आंशिक दृष्टि बाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। यानी आपके जो आंशिक दृष्टि बाधित वाले बच्चे होते हैं, यानी जो थोड़ा सा भी देख सकते हैं, उनके लिए आपका जो उत्तल लेंस होता है ना वो बहुत सहायता करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। यानी आपके जो श्रवण दोष से संबंधित, श्रवण दोष मतलब क्या होता है? कानों से संबंधित समस्या, यानी वो जो सुन नहीं सकते हैं। ठीक, सुनने वाली जो समस्याएं हैं उनसे जो बच्चे ग्रसित होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी कमी या कौन कौन सा दोष हो सकता है? कान के बाहर भी हो सकता है, कान के अंदर भी हो सकता है और कान के मध्य भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन द सही हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है या नहीं है पूछ रहा है? तो आपका हकलाना, विकृत नितंब, पाव फिरा या मेरुदंड का वक्र होना। तो आपका हकलाना जो है ना ये आपकी वाक दोष का एक प्रकार, यानी बोलने में जो समस्याएं आती है उसका प्रकार है। अस्थिबाधित की विशेषता ये नहीं है। ठीक, ये आपकी बाकी तीनों की आप जो है वो अस्थिबाधित की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है। तो आपका जो सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास है इसका जो सिद्धांत है वो संबंधित है आपके व्यगोत्स्की से। किसके? व्यगोत्स्की से। ठीक, आपने ये सब चीजें तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? यानी इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस वैज्ञानिक से है? मनोवैज्ञानिक से है। तो आपके जीन पियाजे से है। किसके? जीन पियाजे से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं।
किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? तो आपके जीन पियाजे से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाला गुण है? तो ये कथन आपका रूथ बेनेडिक्ट जी का है कि वंशानुक्रम के द्वारा क्या होता है कि माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चों में आ जाते हैं। ये किसका कथन है? रूथ वैन डिक्ट जी का। ठीक, चलिए अगला जो है क्वेश्चन वो है, किसने कहा है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है? तो आपका हरलॉक जी का ये कथन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? यानी पूछ रहा है क्वेश्चन में कौन सा जो है आपका विशिष्ट अधिगम विकलांगता है। अधिगम यानी सीखना या पढ़ना, तो आपका डिसलेक्सिया है। कौन सा? डिसलेक्सिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक हैं? तो आपके जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास के जनक हैं वो है आपके वेगोत्स्की। ठीक, कौन है? वेगोत्स्की। अगला क्वेश्चन है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? यानी माता पिता से जो आपके लक्षण स्थानांतरित होते हैं बच्चों तक, तो वो आनुवंशिकता के लक्षण कहे जाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं? तो आपका लैब विद्यालय का उदाहरण आपका प्रगतिशील विद्यालय से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आरटीआई 2009 भारत में कब लागू हुआ था? तो आपका जो आरटीआई 2009 है ना, वो भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ये वाला क्वेश्चन तो आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रखा है। आरटीआई 2009 भारत सॉरी उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? ये तो हमने पढ़ा भारत में ना, उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? तो आपके 27 जुलाई 2011। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किसका कथन है, कथन किसका है ये पूछ रहा है, विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। तो यह आपका जो है किसका कथन है? क्रो व क्रो का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियो ग्रस्त थे। यानी आपको राष्ट्रपति के सॉरी अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जो पोलियो ग्रस्त थे, यानी पोलियो से ग्रसित थे। तो वो आपके जो राष्ट्रपति थे वो आपके रूजवेल्ट जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, टीएटी का पूरा नाम है? टीएटी से क्या होता है? व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। तो टीएटी का फुल फॉर्म है आपका थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसका कथन है प्रायः उच्च बुद्धि लब्धि का प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है? फिर से देख लेते हैं, प्रायः उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है, अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। ठीक है, तो ये कथन पूछ रहा है आपका कि किसका कथन है, तो यह कथन आपके अब्दुल रऊफ का है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके, वो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। और इस कथन का संबंध किससे है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यह कथन आपका कार्ल सनिक जी का है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी कथन ही है, तो किसका कथन है वो हम देखते हैं। तो शैक्षिक निर्देशन चेतना विभूत प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है। कोई भी चीज जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। ठीक, यह कथन किसका है ये पूछा जा रहा है, तो यह कथन आपके ब्रेवर जी का है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित होते हैं? तो आपके जो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है ना, केंद्र पूछ रहा है। ठीक है, केंद्र पूछ रहा है, तो आपका जो मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र है वो हमेशा जिला स्तर पर स्थित होते हैं। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य क्या है? तो परामर्श का उद्देश्य होता है उपबोध का विकास, उपबोध को जानना, उपबोध के अभिप्रेरणों को समझना। तो आपका ये जो है उपयुक्त सभी आंसर सही है। ठीक, चलिए अगला है आपका एलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या होता है कि पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं? तो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं उनको समझते हैं, अपनी आवश्यकता को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं है। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, और देख लेते हैं शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल नहीं। स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, बिल्कुल नहीं। स्वभाव में बहिर्मुखी होते हैं। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि टीचर से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात वो डिसिप्लिन में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र यानी आजाद, ये बिल्कुल नहीं है। तो आपका ऑप्शन ब सही होगा। आपके जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं ना, वो अपनी डिसीजन को लेके बिल्कुल आत्मनिर्भर होते हैं, यानी सेल्फ डिपेंड होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपराधी बालक होते हैं, यानी आपसे पूछ रहा है कि अपराधी बालक कौन होते हैं? तो जो असामाजिक कार्य करते हैं, ठीक है, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो आपका यहाँ पे सही आंसर यही होगा कि जो असामाजिक कार्य करते हैं, यानी जो समाज के विरुद्ध कार्य करते हैं, वही आपके अपराधी बालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो आपके बंडूरा महोदय जी ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा का विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत पढ़ा होगा। चौमस्की जी ने जो है वो भाषा विकास का सिद्धांत दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं। तो आपकी जो प्रगतिशील शिक्षा है उसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके आपके प्रतिपादक जॉन डेवी जी हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। तो आपका जो सृजनात्मकता है यह मुख्य रूप से आपके अपसारी चिंतन से संबंधित है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। तो आपकी एक भाषा जो है वो निहित है। ठीक है, तो देखिएगा आज हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया 210 क्वेश्चन। तो बहुविकल्पी में आपका टोटल 200 क्वेश्चन था। तो हमने चार क्लासेस में कंप्लीट किया है टोटल 50-50 क्वेश्चन, और आपको विथ एक्सप्लेनेशन जहां जरूरत है वहां पे आपको अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट के थ्रू बताइएगा। हमारी मेहनत को एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करिएगा, इसी के थ्रू हम मोटिवेट होते हैं। बाकी आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कल से स्टार्ट होगा। इसके बाद हम आपका शैक्षिक मूल्यांकन स्टार्ट करेंगे। संस्कृत, हिंदी और सामाजिक अध्ययन ये स्टार्ट होगा। बाकी क्लासेस आपको सर कराएंगे। ठीक है, तो क्लास को यही एंड किया जाए। मिलते हैं कल की क्लास में। फिर मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, चीजें रिवाइज करते रहिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 मंथ का टाइम है, लगभग 30 दिन कह सकते हैं। और जो बच्चा नहीं भी पढ़ा है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो इन 30 दिन में वो आराम से अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं, फिर क्लास को यही एंड करते हैं। थैंक यू।